हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन सभी के लिए जो इंग्लिश में हिस्ट्री पढ़ते हैं तथा जो हिंदी में हिस्ट्री पढ़ते हैं, उन्हें भी इससे बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जो मैं नोट्स बनाई हूँ, जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड सब है वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ताकि इंग्लिश वाले को भी कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास अगर बुक है तो आप लोग बुक लेकर बैठिएगा, और बुक लेकर बैठने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो इससे पहले जो मेरा वीडियो है वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुकी हूँ, क्योंकि जो ये चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो पूरे 6 पार्ट में बटा हुआ है, और उसमें मैं आपको ये सारी बातें बता चुकी हूँ। और ये नोट्स है, और अगर आप लोगों को इस नोट से बेनिफिट होने वाला है तो इस चैप्टर में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है फ्रेडरिक सारियू का। के बुक में सबसे फर्स्ट में चित्र दिया हुआ है। आप लोग के पास अगर बुक है तो देखिए वो चित्र किस प्रकार का है। ये देखिए, ये आपके बुक में इस प्रकार का चित्र दिया हुआ होगा फर्स्ट पेज में। तो इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। ये जो फिगर बनाया है वो एक फ्रांसीसी कलाकार यानी कि फ्रांसीसी आर्टिस्ट थे, और ये पिक्चर 1848 में 4 चित्रों की सीरीज द्वारा बनाई गई, यानी कि श्रृंखला द्वारा बनाई गई। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आर्टिस्ट थे उसका नाम था फ्रेडरिक सारियू, और इन चित्रों में उन्होंने जो अपने सपनों का संसार बनाया, और जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, यानी कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था। तो हम लोग नोट्स की तरफ चलते हैं और आप लोग बुक से इसको समझते रहिए। तो फ्रेडरिक सारियू यह एक फ्रांसीसी कलाकार यानी कि आर्टिस्ट थे, जिन्होंने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। यानी कि जो फ्रांसीसी कलाकार जो फ्रेडरिक सारियू थे वो 4 चित्रों की सीरीज बनाए थे, और इन चित्रों में उन्होंने सपनों का संसार बनाया। तो वो सपनों का संसार कैसा था? तो वो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, यानी कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से मिलकर बना हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट है चित्र में दर्शाई गई बातें। तो जो चित्र है, चित्र में कौन कौन सी बातें दर्शाई गई है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में है यूरोप और अमेरिका के लोगों में सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो यूरोप और अमेरिका में के सभी वर्ग के लोग शामिल थे उसमें, और सभी सामाजिक वर्गों के उसमें कौन थे? तो स्त्री पुरुष थे, और वो लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदना करते हुए आगे जा रहे थे। तो जिस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ज्ञानोदय की मशाल को दर्शाया गया है। तो आप लोग क्लास 9 में देखे होंगे कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, उस समय जो स्वतंत्रता की जो मूर्ति को एक लेडीज के रूप में दर्शाया गया है, इसी में उनके एक हाथ में मशाल को दर्शाया गया है, जो मशाल क्या चीज का प्रतीक है? तो ज्ञानोदय का प्रतीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके दूसरे हाथ में क्या है? तो मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है उसके दूसरे हाथ में। और प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। तो जो प्रतिमा के सामने किसका अवशेष बिखरा हुआ है? तो निरंकुश संस्थानों के अवशेष बिखरे हुए, यानी कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के जो निरंकुश शासक जहाँ रहते थे वहाँ उस स्थान में उसका जो इंस्टीट्यूशन है उसको तोड़ के वहाँ पे उसके अवशेष बिखरे हुए हैं। तो चलिए हम लोग बुक में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यही जो निरंकुश संस्थानों के ये अवशेष है। यही जमीन पर प्रतिमा के सामने ये प्रतिमा है, इसके सामने जमीन पर यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। चलिए नोट्स की तरफ। नेक्स्ट नोट है सारियू के कल्पनादर्श। कल्पनादर्श को इंग्लिश में यूटोपिया कहा जाता है।
तो यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिसकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। तो जो सारियू साहब जो अपना यूटोपिया बनाए थे, यानी कि जो कल्पना किए थे, उसमें दुनिया के लोग किसके रूप में है? अलग अलग राष्ट्रों के समूह के रूप में है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पे यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, तो सभी के लोग क्या है? ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप बना के चल रहे हैं। और उसकी पहचान किससे हो रही है? तो उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है। इस पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो साड़ियों के जो कल्पना दर्श है वो अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, जो उस समय तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। तो राष्ट्र राज्य कौन बन चुका था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। और वो ये दोनों जो राष्ट्र है वो स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे निकल गए हैं। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र राज्य बन चुके थे और वही जुलूस का नेतृत्व भी कर रहे हैं। और फ्रांस जो है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, और फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले नेतृत्व कौन कर रहा है इस जुलूस का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। और यूरोप और अमेरिका के सभी लोग प्रतिमा की वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ये दोनों जो है इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। और जो प्रतिमा के पास फ्रांस पहुंचा है और फ्रांस के पीछे जर्मनी है, और जर्मनी काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एक नोट है, जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की उस समय तक जर्मन लोग एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। तो जिस समय जो ये छवि बनाया था, जो ये छवि निर्मित किया था सारियू साहब ने, उस समय जर्मन लोग क्या थे? तो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। ध्यान में रखिएगा इसको कि संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा कौन नहीं बना था? जर्मन नहीं बना था। इसके बाद में नेक्स्ट है, जर्मन लोग जिस प्रकार का झंडा थामे हुए हैं वह झंडा 1848 के यानी कि 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। तो आप लोग बुक में देख रहे होंगे कि जो जर्मन लोग हैं वो जिस प्रकार का झंडा थामे हुए, वह झंडा जो है 1848 के उदारवादी उम्मीद, इसका मतलब हुआ कि उनके अंदर आजादी की उम्मीद है, वो चाह रहे हैं कि उन्हें आजादी मिले। तो 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, इनके अंदर आजादी की उम्मीद पनप रही है कि मुझे आजादी मिले। और उस आज़ादी में उन्हें क्या मिले? तो वो चाहते थे कि उन्हें प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य में गठित किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, जर्मन लोग के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज। उसके पीछे लंबार्डी, फिर पोलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर आयरलैंड और सबसे लास्ट में हंगरी और रूस के लोग हैं। तो सबसे फर्स्ट में नेतृत्व कौन कर रहा है इस जुलूस का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड और अमेरिका के पीछे कौन है? तो ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस। सबसे लास्ट में हंगरी और रूस है। और स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए। आप लोग देख रहे होंगे कि जो स्वर्ग से कौन कौन देख रहा है? तो क्रिस्ट देख रहे हैं, संत देख रहे हैं और एंगल्स लोग इस दृश्य को अपनी नजरें जमाए हुए हैं। और चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया। यानी कि जो चित्रकार है यानी फ्रेडरिक सारियू जो आर्टिस्ट है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किसके रूप में किया है? पूरे दुनिया में जितने भी राष्ट्र है उन सबके बीच भाईचारे की भावना के रूप में उन्हें व्यक्त करने की कोशिश किए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। 19वीं सदी यानी कि 1800 से लेकर 1899 तक को 19वीं सदी कहा जाता है, यानी कि 19th सेंचुरी। तो उसके दौरान जो राष्ट्रवाद थी, जो नेशनलिज्म थी,
ये ऐसे ताकत के रूप में उभरा जो किसको, तो यूरोप के जो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड थे उसमें भारी परिवर्तन ला दिया। और ये परिवर्तन कौन कौन थे, तो ये परिवर्तन थे यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य यानी कि मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर के स्थान पर राष्ट्र राज्य यानी कि नेशनल स्टेट का उदय हो। ध्यान में रखिएगा कि जो नेशनलिज्म की भावना कब निकली थी, तो 19th सेंचुरी में, और उससे क्या हुआ था, तो पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड में भारी परिवर्तन लाया था। और इसमें परिवर्तन था कि जो मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर है उसको हटा दिया जाए और नेशनल स्टेट का उदय हो उसके जगह पे। नेक्स्ट एक नोट है, राष्ट्र राज्य में न केवल शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में से एक साझा पहचान का भाव यानी कि ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी और साझा इतिहास और विरासत, जिसको इंग्लिश में शेयर्ड हिस्ट्री एंड डिसेंट कहा जाता है, तो साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। आप लोग अगर वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो कहीं भी रिलैक्स होके शांति से देखिएगा तो आपको टोटल नोट समझ में आएगा। तो जो ये राष्ट्र राज्य में न केवल शासक थे बल्कि नागरिकों की एक साझा पहचान का भाव था और साझा इतिहास और विरासत की भावना थी। किसमें, तो राष्ट्र राज्य में यानी कि नेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुशवाद, जिसको इंग्लिश में एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है। मैं एक पॉइंट भी एनसीईआरटी बुक से नहीं छोड़ी हूँ, ये पूरा सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ नोट कर दी हूँ। तो एब्सोल्यूटिज्म किसे कहा जाता है, तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता है, यानी कि ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। यानी कि ऐसी सरकार या वहां की शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है, वो बिल्कुल आजाद है, अपनी मर्जी से वो लोग कुछ भी कर सकता है, यानी कि जनता का उस पर कोई आधिपत्य, जनता कुछ भी नहीं कर सकती है, वैसी सरकार को एब्सोल्यूटिज्म कहा जाता है यानी कि निरंकुशवाद कहा जाता है। और नेक्स्ट जो एक पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ था वो है कल्पनादर्श, जिसको इंग्लिश में यूटोपिया कहा जाता है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं कौन, तो फ्रेडरिक सॉर्यू, जो बिल्कुल अच्छा है, आदर्श है, लेकिन उसका साकार होना लगभग असंभव है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके बुक में दिया हुआ था एस्टर्न रेनन का, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है और ये कौन थे। तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे यानी कि ये फिलोसफर थे जिन्होंने 1882 में सोर्बोन यूनिवर्सिटी में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया था, यानी कि उन्होंने राष्ट्र के प्रति कुछ लेक्चर दिया था और वो लेक्चर क्या था, तो बाद में वही लेक्चर एक एस्से के रूप में छपा और जिसका शीर्षक क्या था, तो व्हाट इज नेशन, इसका शीर्षक था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये हो सकता है कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछते कि एस्टर्न रेनन कौन थे, तो ध्यान में रखिएगा फिलोसफर थे, या फिर ये भी पूछ देगा कि वो किस यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर दिए थे, तो सोर्बोन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना लेक्चर दिया था। कब, तो 1882 में। और उस लेक्चर को जो बाद में एस्से के रूप में लिखा गया उसका टॉपिक क्या था, तो व्हाट इज नेशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, रेनन इस विचार की आलोचना करते थे कि राष्ट्र जो है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र, यानी कि इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजियन और टेरिटोरी से बनता है। वो इस बात को नहीं मानते थे कि जो राष्ट्र है वो किससे बनता है, समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, यानी कि कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटोरी से बनता है। वो इस बात को मानते थे कि जो राष्ट्र है वो ए लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवेरियस सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, यानी कि जो राष्ट्र है एक लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता यानी कि लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है,
प्रांत उसके निवासी है। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। जो स्टर्न रेनन का कहना था कि जो राष्ट्र है वो लार्ज स्केल सॉलिडरिटी है और उसका अस्तित्व कौन है, तो रोज होने वाला जनमत संग्रह है। जनमत संग्रह का मतलब होता है कि एक प्रत्यक्ष मतदान यानी कि एक डायरेक्ट वोट, जिसके जरिए जो एक क्षेत्र के सभी लोग हैं एक ही प्रस्ताव को या तो वो स्वीकार सकते हैं या अस्वीकार करने के लिए उससे पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा इसको कि स्टर्न रेनन का कहना था कि जो राष्ट्र है वो लार्ज स्केल सॉलिडरिटी से बना है और उसका जो अस्तित्व है यानी कि जनमत संग्रह है और राष्ट्र ये नहीं चाहता है, राष्ट्र की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि वो किसी भी देश के इच्छा के विरुद्ध उस पर कब्जा जमाए या किसी देश का विलय करे। ये जो कार्य है वो कौन करता है, तो वो वहाँ के निवासी करता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रों का अस्तित्व में होना अच्छी बात तथा जरूरी बातें भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उनका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना अच्छी बात है और उनका होना जो है जब जहाँ राष्ट्र होता है वहाँ स्वतंत्रता की गारंटी होती है। और उनका कहना था कि अगर दुनिया में एक ही मालिक हो, केवल एक ही कानून हो, तो वहाँ स्वतंत्रता का लोप हो जाता। इसलिए अलग अलग राष्ट्रों के लिए उनका कहना था कि अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए। हर राष्ट्र की एक अपनी पहचान होनी चाहिए, उनका अपना भाषा होना चाहिए और हर राष्ट्रों को स्वतंत्रता की काफ़ी आज़ादी, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर पूरे दुनिया पे एक ही आदमी अगर राज्य करे, केवल एक ही मालिक हो, तो वहाँ कहीं भी स्वतंत्रता हो ही नहीं सकता। ये स्टर्न रेनन का कहना था। और नेक्स्ट है जनमत संग्रह, जहाँ हम लोग ऊपर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ हम लोग पढ़े हैं जनमत संग्रह, तो उस किसे कहते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं नीचे में, जिसको इंग्लिश में प्लेबिसाइड कहा जाता है। तो एक प्रत्यक्ष मतदान यानी कि एक डायरेक्ट वोट है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को यानी कि एक ही बात पर स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। या मतलब कहने का मतलब है कि जो ये वोट ऐसा वोट है कि लोगों से ये पूछा जाता है, कोई एक टॉपिक उठाया जाए और उसी टॉपिक पे एक ही बात पे लोगों से पूछा जाता है कि ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अगर एक टॉपिक है तो उसी टॉपिक को एक्सेप्ट करने और रिजेक्ट करने के लिए पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए पूछा जाए, यानी कि प्लेबिसाइट एक प्रकार का डायरेक्ट वोट के जरिए सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार करने और अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमारा चैप्टर 6 पार्ट में बटा हुआ है उसमें से एक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। आज हम लोग इस नोट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या यानी कि नेशनलिज्म किसे कहते हैं, तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, या अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर सामूहिक हित के लिए काम करने की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। नेक्स्ट एक नोट है 1789 से पूर्व फ्रांस पर निरंकुश राजा का शासन था, यानी कि जब हमारा फ्रांस रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था उससे पहले फ्रांस पर निरंकुश राजा का शासन था, यानी कि वो एक ऐसा राजा का शासन था जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा हुआ है। उसे अपनी प्रजा की कोई भी चिंता नहीं थी, वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता था, वो आज़ाद था। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति को एक्सप्रेशन कहा जाता है, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हुआ था फ्रांस रिवॉल्यूशन के समय ही स्टार्ट हो गया था। तो राष्ट्रवाद का जो प्रथम एक्सप्रेशन था 1789 की फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी के साथ स्टार्ट हुआ था, और क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी कि जब रिवॉल्यूशन हुआ सब फ्रांस में, उसके कारण जो सत्ता यानी कि जो
सरकार की जो पावर थी वो मोनार्ची से निकलकर किसके समूह में हस्तांतरित हो गई, तो फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, यानी कि ट्रांसफर हो गई। फ्रांसीसी नागरिकों के समूह को इंग्लिश में बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीज कहा जाता है। बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीज के ग्रुप में ट्रांसफर हो गई। क्या, तो जो पावर था वो पावर राजा के हाथ में नहीं था। जो फ्रांस के जो लोग थे, जो रिवॉल्यूशन के समय जो लोग ग्रुप बनाए थे, उन्हीं के में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट है, क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। जब रिवॉल्यूशन के समय यह घोषणा हुआ था कि जो राष्ट्र का गठन होगा वो लोगों द्वारा होगा, वो राजा द्वारा नहीं होगा, और लोग ही उसकी नियति यानी कि डेस्टिनी को तय करेंगे। यानी कि राजा के द्वारा अब जो भी गठन होगा राष्ट्र का वो राजा के द्वारा ना होकर जो पीपल है पीपल के द्वारा होगा। तो ये 3 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रथम अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ। क्रांति के परिणाम स्वरूप पावर जो था वो राजा के हाथ से निकलकर बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीज में हस्तांतरित हो गया। और उसके बाद में जो क्रांति ने यह घोषणा की कि अब जो राष्ट्र है वो राजा द्वारा नहीं बनेगा, अब वो लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, इसमें राजा की कोई सहभागिता नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाया गया कदम। तो जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, उनके द्वारा कौन कौन सा कदम उठाया गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में है पितृभूमि, जिसको लै पैट्रिक, और नागरिक जिसको ले सिटियन कहा जाता है, जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय यानी कि यूनाइटेड कम्युनिटी के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त था। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड कम्युनिटी के आइडिया पर, विचार का मतलब होता है विचार को इंग्लिश में आइडिया कहा जाता है, तो यूनाइटेड कम्युनिटी के आइडिया पर किसने बल दिया, तो पैतृक भूमि यानी कि लै पैट्रिक और नागरिक यानी कि ले सिटियन जो जैसा आइडिया था वो आइडिया संयुक्त समुदाय यानी कि यूनाइटेड कम्युनिटी के आइडिया पे बल दिया था। फिर से सुनिएगा कि जब यूनाइटेड कम्युनिटी के आइडिया पर बल किसने दिया था, तो पैतृक भूमि यानी लै पैट्रिक और ले सिटियन जैसी आइडिया जो था वो यूनाइटेड कम्युनिटी के आइडिया पे बल दिया था, और जिससे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इक्वल राइट्स प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, उन्होंने एक फ्रांसीसी झंडा तिरंगा लागू किया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक फ्रांसीसी झंडा जो तिरंगा लागू किया और वो पहले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली थी। नेक्स्ट, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहा जाता है। तो जो एक सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लागू किया, और जिसने यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जब फ्रांस रिवॉल्यूशन के समय जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट में क्लेवरी था यानी पादरी वर्ग थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग जिसको इंग्लिश में नोबिलिटी कहा जाता था, और तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, व्यवसायी एवं शिक्षित वर्ग थे यानी कि बॉर्जियस क्लास के लोग थे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट यानी कि क्लेवरी और नोबिलिटी, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसको टैक्स देना पड़ता था, बॉर्जियस क्लास को टैक्स देना पड़ता था। तो जो फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे उसने सभी नागरिकों के, सभी भूभाग पे रहने वालों के लिए एक समान कानून बना दिए। जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे, सेकेंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के, तीनों पे एक समान कानून बन गया। नेक्स्ट है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, यानी कि इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो उसको समाप्त कर दिया गया।
और जो भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर वेयर एडोप्टेड। तो ध्यान में रखिएगा कि जब लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते थे तो उन्हें भार तथा नापने की व्यवस्था हर जगह अलग अलग थी। तो सभी क्षेत्र में भार तथा नापने की व्यवस्था जो है एक समान कर दिया गया। नेक्स्ट है क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच भाषा जो पेरिस में बोली और लिखी जाती थी वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी कि क्षेत्रीय बोली को इंग्लिश में रीजनल डायलेक्ट्स कहा जाता है। तो रीजनल डायलेक्ट्स को क्या किया गया, हतोत्साहित किया गया। यानी कि जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उसको क्या किया गया, डिस्करेज्ड किया गया। और जो फ्रेंच भाषा कहाँ बोला जाता था, तो पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी कि कॉमन लैंग्वेज जो था वो नेशन का क्या बन गया, तो वो फ्रेंच भाषा जो था वो नेशन का कॉमन लैंग्वेज बन गया। यानी कि सभी लोग फ्रेंच भाषा को बोलना है। तो जो भी क्षेत्रीय बोली को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है नेपोलियन। अब क्या हुआ कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने यह घोषणा की कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र का जो भाग्य है और लक्ष्य है वह क्या है, तो यूरोप के जो भी लोग हैं वह क्या है, तो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। और जो फ्रांस है वह यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटना यूरोप के अन्य शहरों में भी पहुंची तो जो छात्र और जो शिक्षित मध्य वर्ग यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उसके बाद फ्रेंच सेना ने 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में प्रवेश किया और जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों के साथ ही जो फ्रांसीसी सेना थे वो राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में भी ले जाने लगे। और एक नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था वहां उसने अनेक सुधार किए जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फिर भी नेपोलियन ने कई सुधार किए थे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसने फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट किया था। मगर एक तो गलत काम किया था, उसने राजतंत्र को वापस लाया था और प्रजातंत्र को नष्ट किया था, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने कई क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। नेपोलियन था, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इंग्लिश में क्रांतिकारी सिद्धांत को रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल कहा जाता है, उसका क्या किया तो समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत यानी कि रेशनल और कुशल यानी कि इफिशिएंट बन सके। तो नेपोलियन जो राजतंत्र को वापस लाया था, प्रजातंत्र को नष्ट किया था, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अच्छा काम किया था। कई सिद्धांतों को उसने उसके अंदर समाहित भी किया था ताकि जो पूरी व्यवस्था है वो रेशनल और इफिशिएंट बन सके। नेक्स्ट एक नोट है 1804 की नागरिक संहिता। तो 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो 1804 की नागरिक संहिता को इंग्लिश में सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियन की संहिता को नेपोलियन कोड इंग्लिश में कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 को किसके नाम से जाना जाता है, तो नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नेपोलियन कोड के अंतर्गत किए गए बदलाव। तो नेपोलियन कोड के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें था कि फर्स्ट में था कि लोगों के जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जन्म के आधार पर मिलने वाला हर सुविधा को समाप्त कर दिया और हर नागरिक को समान हैसियत प्रदान की गई। नेक्स्ट है उसने कानून के समक्ष सभी को बराबरी का दर्जा प्रदान किया तथा संपत्ति के अधिकार को लागू किया, यानी कि उसने इक्वलिटी बिफोर द लॉ का दर्जा प्रदान किया तथा राइट्स द प्रॉपर्टी यानी कि सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है, इसको उसने लागू किया। नेक्स्ट है इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, यानी कि जो ये कोड था जो फ्रांसीसी लोग थे
फ्रांसीसी लोग के नियंत्रण में जितना भी क्षेत्र था उसके अंदर भी इस कोड को लागू किया गया। नेक्स्ट है, नेपोलियन ने डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। प्रशासनिक विभाजन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कहा जाता है। तो नेपोलियन क्या किया था, तो उसने डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी, ये 4 जगह में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सरल बनाया था। नेक्स्ट है, किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई थी। भूदासत्व को इंग्लिश में सर्फडम कहा जाता है और जागीरदारी शुल्क को मेनोरियल ड्यूज कहा जाता है और मुक्ति को फ्रीड कहा जाता है। तो किसानों को सर्फडम यानी कि भूदासत्व, जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाया था। कौन, तो नेपोलियन कोड के अंतर्गत ये रखा गया है। तो किसान को पीसेंट भी कहा जाता है। जागीरदारी शुल्क का मतलब होता है यानी कि मेनोरियल ड्यूज का मतलब होता है कि किसानों को अपनी भूमि की उपज का आधा हिस्सा राजा को देना पड़ता था, चाहे उपज हो या ना हो, उसे राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट है, यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी सिस्टम में भी इसने सुधार किया था। नेपोलियन कोड के अंतर्गत ये सब सुधार किया गया था। नेक्स्ट एक नोट है, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और बारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर में आ गया ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वारसा। ये 4 शहर में जो फ्रांसीसी सेना थे उसकी स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों का स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब उन्हें पता चला कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। अभी हम लोगों ने नेपोलियन कोड के अंतर्गत नेपोलियन के कुछ सकारात्मक पक्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन के शासन का नकारात्मक पक्ष क्या था। तो उसने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, अर्थात सेंसरशिप लगा दिया। तो उसने लोगों की जो भी राजनीतिक स्वतंत्रता थी उसको छीन लिया, क्योंकि उसने राजतंत्र को लागू किया, वहां से प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था और सेंसरशिप लगा दी। नेक्स्ट है, उसने करों में वृद्धि की और तीसरा नंबर है, यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती के लिए मजबूर किया जाने लगा। यानी जो फ्रेंच सेना थी वो विदेशों में गए हुए थे, तो वहां पे उसने टैक्स वसूलना शुरू किया था और उस टैक्स की वसूली के लिए सेनाओं की, फ्रेंच सेना की जरूरत थी। तो जो नेपोलियन था उसने यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती के लिए मजबूर करने लगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंड्रियास रेवनान कौन थे। आपके बुक में बॉक्स में एंड्रियास रेवनान के बारे में दिया हुआ था, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यह जर्मन पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट थे जिसने 1798 में एक जर्मन पंचांग या पंचांग को तिथि पत्र कहा जाता है का मुख्य पृष्ठ का डिजाइन किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ का डिजाइन किसने किया था। तो एंड्रियास रेवनान ने जर्मन पंचांग के मुख्य पृष्ठ का डिजाइन किया था। और ये भी पूछ सकता है कि एंड्रियास रेवनान कौन थे, तो वो जर्नलिस्ट थे, ध्यान में रखिएगा, पत्रकार थे। नेक्स्ट है, यह मेंज नामक शहर में रहता था तथा जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। तो जो एंड्रियास रेवनान थे वो मेंज शहर में रहते थे और जर्मन जैकोबिन गुट के सदस्य थे वो। नेक्स्ट एक नोट है, फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया है। तो फ्रेंच बास्टिल में, यानी कि फ्रेंच बास्टिल एक जगह है, वहां पे जो क्रांतिकारी भीड़ के कारण जो प्रवेश का जो चित्र बनाया गया था उसी तरह चित्र जो है उसी के बगल में बनाया गया है। और यह किला कहाँ पे है, तो यह किला जर्मन प्रांत के कैसेल में निरंकुश शासक के गढ़ के रूप में चित्रित किया गया है। और इस चित्र के साथ एक नारा भी दिया गया, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यानी कि द पीपल मस्ट साइज देयर ऑन फ्रीडम। नेक्स्ट एक नोट है, आपके बुक में एक और तस्वीर दिया गया है,
ये देखिए, ये आपके बुक में ये चित्र दिया गया है। ये जो राइसलैंड का डाकिया लाइप्सिंग से आते हुए सब कुछ गवा देता है। तो ये जो चित्र है ये नेपोलियन के रूप में दर्शाया गया है। इसमें नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिंग की लड़ाई में हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दिखाया गया है। और लाइप्सिंग का युद्ध हुआ था 16 से 19 अक्टूबर 1813, यानी कि 1813 में लाइप्सिंग का युद्ध हुआ था। और इस लाइप्सिंग के युद्ध में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और स्वीडन, ये 4 राष्ट्र थे, उसने मिलके फ्रांस से युद्ध किया था और जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने भी नोट्स में मेंशन किया है। चलिए हम लोग नोट्स की तरफ। एक चित्र में नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिंग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई हर चिट्ठी पर उन भूभागों का नाम लिखा है जिन्हें अब वह हार चुका है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि लाइप्सिंग की लड़ाई कब हुई थी। तो 1813 में लाइप्सिंग की लड़ाई हुई थी। ये तो आपके बुक में नहीं दिया गया है कि किसके किसके विरुद्ध हुई थी, लेकिन मैंने आपको ये सारी बातें बता दी है। तब तक के लिए इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।